हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉबिश फिजिक्स। और क्लास 12 के चैप्टर 14 के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर। मतलब ट्रांजिस्टर के थर्ड एप्लीकेशन को समझेंगे जिसका नाम है ऑसिलेटर। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के एक्शन को समझा था, एम्पलीफायर को समझा था, ट्रांजिस्टर एज स्विच समझा था। उससे प्रीवियसली हम लोगों ने हर एक चीज़ जो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर है, जैसे कि स्टार्टिंग में इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, डोपिंग, बाइसिंग, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, इन सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑसिलेटर होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें कि ये ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ऑसिलेटर यूज़ करें। तो हम चलते हैं अपने पार्ट 1 में, क्लास 12 के पार्ट 1 फिजिक्स में। फिजिक्स का जो पार्ट 1 है उसमें हम अगर चैप्टर 7 को देखें, रिकॉल करें, तो हमने उसमें एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन में हम लोगों ने समझा था कि जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ देंगे, ठीक है ना, पैरेलल जोड़ देंगे तो उसमें चार्ज पार्टिकल, और कैपेसिटर को क्या करेंगे, बैटरी से चार्ज कर देंगे। जैसे देखिए हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम कैपेसिटर को इंडक्टर को एक कैपेसिटर से जोड़ देंगे, ठीक है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, जब जोड़ देंगे और इसको बैटरी से जोड़कर चार्ज कर देंगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो कैपेसिटर का ये टर्मिनल पॉजिटिव ये निगेटिव, उसके बाद इसको हटा देंगे। तो जब हम इसको हटा देंगे तो अब इसमें चार्ज पार्टिकल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑसिलेट करेंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ अगर हम एंटीना लगा दें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें यहाँ मिलेगी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें यहाँ मिलेगी तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हमें मिलेगी तो ये स्टार्टिंग में तो ऐसी होगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगी। इस खत्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प्ड। इस खत्म को क्या बोलते हैं, डैम्प्ड। और जब ये ऐसी वाली वेव अगर हमें मिलने लगेगी तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि ये वेव स्टार्टिंग में तो अच्छी है लेकिन इसका ज्यादा रेंज नहीं है, और अगर जितनी भी दूर जा रही है वो इसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, सारी चीजें इसकी खत्म होती चली जा रही। तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम भेजें और एक रेंज सेट करें तो उसके लिए प्रॉब्लम है कि इसके लिए एक लिमिटेड रेंज होगा और हम नहीं चाहते कि हमें ऐसी फ्रीक्वेंसी मिले, ठीक है। और यहां पर ऐसी फ्रीक्वेंसी क्यों मिल रही है, इस वजह से ऐसी फ्रीक्वेंसी मिल रही है क्योंकि यहां पर हमने कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन मिले। इसे क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन कहने का मतलब कि इसमें जो चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे तो इसमें होगा ये कि चार्ज पार्टिकल के पास जितनी भी एनर्जी होगी वो हर ऑसिलेशन में लॉस होती चली जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं इंडक्टर के पास भी रेजिस्टेंस होता है। और इंडक्टर के पास जब रेजिस्टेंस होगा तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा कि इसमें जो भी एनर्जी है वो उस एनर्जी को टाइम बाय टाइम ग्रेजुअली खाता चला जाएगा, खपत करता चला जाएगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी लॉस होती चली जाएगी। और इससे जो वेव निकलेगा वो वेव है ना, उस वेव की एक जो लाइफ होगी वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी और वो फाइनली जाकर खत्म हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। हम क्या चाहते हैं कि हमें जो ऑसिलेशन मिले वो अनडैम्प्ड हो। अनडैम्प्ड क्या होगा, देखिए अनडैम्प्ड कहने का मतलब कि कंटिन्यूअसली इस तरह वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा इस तरह है और नीचे भी इस तरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड, ठीक है। तो हम इस तरह का ऑसिलेशन चाहते हैं, ना कि इस तरह का। इस तरह में प्रॉब्लम है, ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे और ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, ठीक है। तो जब हम ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर की तरह यूज करेंगे तो ऑसिलेशन
मिलता किस चीज से? ऑसिलेशन मिलता है इंडक्टर और कैपेसिटर से। तो बेसिक सर्किट हमारा ऑसिलेशन का यही है, और इसको हम जोड़ देंगे किस में? ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो कैसे? तो इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्या समझा था? एम्पलीफायर समझा था। एम्पलीफायर का काम क्या था? हम लोगों ने देखा था कि एम्पलीफायर में जब हम यहाँ 1 एम्पियर करंट देते हैं तो वो 2000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो हम एम्पलीफायर लेंगे और एम्पलीफायर के अगर ऑसिलेटर जोड़ देंगे, ये सर्किट जोड़ देंगे। तो एम्पलीफायर क्या करेगा? देखिए यहां हम काम ये करेंगे, इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएं, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखें इसका, तो ब्लॉक डायग्राम में ये एम्पलीफायर हमने लगा दिया इसमें, ये एम्पलीफायर है, ठीक है, एम्पलीफायर, ये इनपुट, ठीक है, और आगे ये इसमें एक और बॉक्स लगा देंगे। ये जो बॉक्स होगा यहां बॉक्स लगा देंगे, ये बॉक्स कहलाएगा फीडबैक। ये बॉक्स क्या कहलाएगा? फीडबैक। ठीक है, ये बॉक्स कहलाएगा फीडबैक। यहां आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और ये आउटपुट, ये इनपुट, ये फीडबैक से कनेक्शन लाएंगे, यहां जोड़ देंगे, फिर यहां से यहां लाएंगे और फिर इसमें जोड़ देंगे। तो ये जो फीडबैक है ये क्या करेगा? देखिए एम्पलीफायर की वर्किंग को तो हम लोग जानते हैं, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर हम लोगों ने समझा था कि जिसमें ये एम्पलीफाई कर देगा, जो इनपुट इसे मिलेगा उसे ये बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो फीडबैक क्या करेगा? आउटपुट भी देगा, और फीडबैक कहने का मतलब जो आउटपुट होगा उसको खींचकर यहां ला देगा। तो इससे होगा ये कि जैसे मान लीजिए अगर इनपुट 1 है और एम्पलीफायर उसे 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो इनपुट 1 मिला, एम्पलीफायर 2 टाइम्स इंक्रीज करके कितना देगा? 2, ठीक है, 2 गुना करेगा, और फिर इधर आउटपुट और 2 गुना, फिर ये यहां पहुंच जाएगा। फिर ये 2 जब यहां इनपुट पहले क्या था? 1, लेकिन ये एम्पलीफाई 2 किया तो 2 आगे भी मिला, और ये फीडबैक क्या करता है? वापस इसको इनपुट में डाल देता है। तो फिर ये 2 है और एम्पलीफायर कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है? 2 टाइम्स। तो फिर 2 2 जा 4, तो इधर इनपुट 2 है, आउटपुट मिला 4 आउटपुट, 4 फिर खींच के ले आएगा यहां, फिर खींच के 4 ले आएगा, फिर ये 2 टाइम्स 8, फिर 8 आउटपुट, और फिर इस तरह से ये काम करता है। तो इसके हम लोग बेसिक कंडीशन को देखेंगे। ये तो ब्लॉक डायग्राम हो गया। इसका जो मेन सर्किट डायग्राम होगा वो कैसा होगा? देखिए इसका सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएं तो यहां पर हम लोग क्या काम करेंगे? देखिए कॉमन इमीटर सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉमन इमीटर सर्किट। यहां पर ये कॉमन इमीटर सर्किट, ये स्विच यहां पर दे देते हैं, ठीक है, और यहां पर हम दे देंगे बैटरी, ठीक है, इसे दे देंगे हम यहां पर कलेक्टर। और कलेक्टर कैसा जुड़ता है? तो कलेक्टर जुड़ता है रिवर्स बाइसिंग। तो ये PNP है, सॉरी NPN। तो ये यहां आ जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे? एक इंडक्टर लगा देंगे, ठीक है, और फिर इसे N है, इस वजह से ये होगा बैटरी का पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, और ये निगेटिव, ठीक है। तो ये मिल गया हमें बैटरी का पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है। तो ये हमने यहां बैटरी कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और हमारा ऑसिलेटर सर्किट कौन है? ये। तो इस कैपेसिटर में हम क्या जोड़ देंगे? इंडक्टर में क्या जोड़ देंगे? एक कैपेसिटर जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑसिलेटर हो गया और ये एम्पलीफायर हो गया। अब काम यह करना है कि देखिए यहां पर हम लोग एक काम और क्या करते हैं कि एक ये सर्किट है और यहां पर हम लोग एक कॉइल डाल देते हैं, एक प्लेट डाल देंगे, ठीक है, और इसमें कॉइलिंग कर देंगे। और कॉइलिंग करके इधर हमें आउटपुट मिल जाएगा, और इस कॉइलिंग की मदद से इसमें ये जो प्लेट होगा, इस प्लेट में भी यहां पर एक कॉइल डाल देंगे और इसका इनपुट यहां लाकर जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए
यहां पर ये हमारा क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट, और ये जो है ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा फीडबैक। फीडबैक क्यों बोल रहे हैं इसको, फीडबैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो यहां पर ईएमएफ पैदा होगा उस ईएमएफ को ये आउटपुट इधर दे देगा, लेकिन इसके माध्यम से इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां जाएगा, और ये मैग्नेटिक, अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है लिंक थ्रू द कॉइल, फैराडेज लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इस ईएमएफ को इनपुट में डाल देंगे। ठीक है, फिर इनपुट में डालेंगे तो फिर ये आउटपुट कुछ देगा, फिर आउटपुट हमें मिलेगा एम्पलीफाई होकर, फिर ये आउटपुट खींचेगा यहां पर, फिर ये फीडबैक कर देगा। तो ये इसका मेन सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ऑन कर दें तो ये पूरा वर्किंग आप इसका समझ गए कि ये कैसे काम करेगा। अब एक चीज यहां समझना है, ठीक है, कि ये मैक्सिमम कैसे जाएगा, फिर मिनिमम कैसे जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का समझा था कट ऑफ स्टेज वाला, वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये VO आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज, ठीक है, देखिए ये ऑफ स्टेज है, ये ऑन स्टेज है, ये एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग जो आउटपुट में जो इक्वेशन लिखे थे वो क्या लिखे थे, VCE बराबर VCC माइनस IC इंटू आर आउटपुट, ये हम लोगों ने लिखा था। ये आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन। अब यहां समझिए कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, बेसिक यही है इसका। यहां पर हम क्या किए, एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करता है, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो हम अगर इनपुट दिए कितना 1, अगर हम इनपुट दिए 1, ठीक है, इनपुट दिए 1, ये फीडबैक क्या किया 2 टाइम्स, सॉरी एम्पलीफायर क्या किया 2 टाइम्स कर दिया, तो आउटपुट कितना मिला 2। ठीक है, यहां इनपुट आउटपुट लिखते चलते हैं, इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब देखिए इनपुट आउटपुट, तो इनपुट हम दिए कितना 1, फीडबैक उस एम्पलीफायर उसको 2 टाइम्स कर देता है तो 2 आउटपुट, और फिर ये 2 आउटपुट भी मिल गया, और फिर फीडबैक क्या करेगा 2 को वापस भेज देगा। तो अब इनपुट कितना हो गया, अब इनपुट फिर से कितना हो गया 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 इधर इनपुट हो गया, फिर ये 2 टाइम्स इंक्रीज कर देगा तो आउटपुट कितना हो जाएगा 4, फिर 4 ये आउटपुट भी मिला, फिर ये फीडबैक 4 को लाकर वापस दे देता है, तो फिर 4 इनपुट हो गया, आउटपुट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 8। ठीक है, फिर 8 हो जाएगा तो फिर 8 आउटपुट और फिर 8 लाकर पीछे दे देगा, तो ये हो जाएगा अब 16। अब 16 जो है ये इसका मैक्सिमम स्टेज। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, आउटपुट कैसा होता है, कलेक्टर कैसा कनेक्टेड होता है, रिवर्स, और रिवर्स कनेक्शन में एक सैचुरेशन स्टेज आता है। ठीक है, रिवर्स स्टेज में एक सैचुरेशन स्टेज आता है। अब 16 हो गया, अब 16 जब हो जाएगा तो ये वापस 16 देगा, लेकिन आउटपुट क्या हो गया 16 है। क्यों 16 है, क्योंकि ये कैसा हो गया सैचुरेशन, सैचुरेटेड स्टेज में आ गया, अब ये बढ़ा ही नहीं रहा है। अब जब यहां पर एम्पलीफायर इसे एम्पलीफाई नहीं कर रहा है तो दिया भी इनपुट 16, आगे भी 16, ये 16 लिया, फिर ये 16 लाकर देता है, फिर ये 16 ही रखता है। तो जब चेंज होना बंद हो जाता है, वोल्टेज यहां पर कांस्टेंट हो जाती है, करंट यहां पर कांस्टेंट हो जाती है, तो जब यहां पर चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर फाई चेंज नहीं हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, 0 होगा, तो ईएमएफ भी कितना होगा 0, तो ईएमएफ यहां पर बनना बंद। अब जैसे ही ईएमएफ यहां पर बंद हो जाएगी तो ये अब चाहेगा कि हम वापस हो जाए, जो वोल्टेज यहां बनी हुई थी वो अब चाहेगी क्या कि हम वापस हो जाए, 0 पे आए। ठीक है, जब चेंज नहीं हो रहा है तब, जब चेंज नहीं हुआ यहां पर सैचुरेशन स्टेज आ गया, तो अब ये
चाहेगा यहाँ पर जो 16 है कि वापस हम 0 हो जाए। तो अब जब ये 0 हो जाएगा तो 0 होने के लिए क्या करेगा, ठीक है 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा मतलब कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आईसी क्या हो गया, मैक्सिमम। आउटपुट को ही ना हम लोग कलेक्टर करंट बोलते हैं, तो आउटपुट कलेक्टर करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। अब जब कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो ये जब मैक्सिमम हो जाएगा इसका मतलब कि VCC क्या हो जाएगा, अगर हम इसे ऐसा लिखें तो VCC बराबर क्या हो जाएगा, VCE प्लस ICRO, और VCIC बढ़ गया है इस वजह से VCC क्या हो गया, मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम वाला स्टेज आ जाएगा तो मैक्सिमम वाले स्टेज में क्या हो जाएगा, ऑफ वाला स्टेज आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट क्या है मैक्सिमम तो ऑफ, इनपुट है ऑन। तो इनपुट में वोल्टेज, इनपुट में कम वोल्टेज है तो ऑन है। यहां VCC क्या हो गया, मैक्सिमम, क्योंकि कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा हो गया है, एम्पलीफायर ने उसको एम्पलीफाई कर दिया है, इस वजह से मैक्सिमम करंट आने के बाद ये ऑफ हो गया। अब जब ऑफ हो गया तो कोई चेंज है नहीं, तो जब चेंज नहीं है तो ये क्या चाहेगा कि हम वापस आए। तो वापस आने के लिए फिर से ये क्या करेगा कि घटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही घटेगा तो अगर यहां पर मान लीजिए कि ये 16 है, 16 से फिर मान लीजिए ये 15 हुआ, ठीक है, तो कितना घटा, 1 घटा। तो जब ये 16 है 1 घटा तो 1 इधर माइनस होगा, ठीक है। इनपुट अगर मान लीजिए 16 से वापस आना चाह रहा है, ये माइनस होगा तो 1 घटा, तो ये 15 हुआ तो 1 घटा, तो एम्पलीफायर उसको कितना माइनस में ले जाएगा, एम्पलीफायर कितना माइनस में ले जाएगा, 2 माइनस में ले जाएगा, तो यहां -2 आ जाएगा, ठीक है। ये घटा, कितना घटा, -1, तो एम्पलीफायर उसको -2 कर देगा। फिर आउटपुट -2, फिर ये करते हुए कितना आ जाएगा, -2 को फिर कितना कर देगा, -4, फिर -4 का इधर मिलेगा, इधर -8, और इस तरह करते करते -16, और -16 मतलब आपको कितना मिला, साइकिल देखिए, ये +16 -16 0, ठीक है। अब जब ये 0 हो गया, करंट यहां पर 0 हो गई, तो फिर से ये जो बैटरी है, ये बैटरी अब अपनी करंट इसमें देगी और फिर से ये साइकिल शुरू होगा, फिर ये साइकिल रिपीट होगा, फिर ऐसा होगा। इस तरह से हमें कैसा वेव मिलता चला जाएगा, इस तरह का वेव मिलता चला जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें हम लोगों ने एम्पलीफायर लगाया, क्योंकि एम्पलीफायर के नेचर को, प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं कि वो एम्पलीफाई करता है, फीडबैक ये काम करता है, आउटपुट इधर देगा और वही फीडबैक वापस लेकर इनपुट दे देगा, और ये इस तरह से बढ़ाता जाएगा। सैचुरेशन स्टेज में कट ऑफ स्टेज आ जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो फिर वो नीचे आना शुरू करेगा। जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू इधर, तो उसको भी एम्पलीफाई करेगा निगेटिव में, और फिर 0 हो जाएगा। 0 होते होते यहां तक 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये 0 होगा तो फिर उसके बाद इसमें फिर ये बैटरी, मतलब कि जब एक साइकिल पूरा हो जाएगा, ठीक है, एक साइकिल जब पूरी हो जाएगी तो फिर ये बैटरी क्या करेगा, एक बार फिर से करंट इसमें देगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर 0, फिर बैटरी इसको, फिर बैटरी करंट देगी, और फिर इस तरह से, है ना, ऐसा आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता जाएगा। तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।